नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जागो भारत में। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक से रिलेटेड। आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में और हम आपको बताएंगे कहाँ होता है अर्थक्वेक। अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया इंडिया में, जिसके झटके महसूस किए गए। वैसे तो उसकी गति बहुत तेज थी और जिसमें सबसे बड़ी हानि हुई नेपाल की। ये अर्थक्वेक आया था 3 नवंबर को, जो रात को 11:30 बजे के आसपास फील किया गया। वैसे तो देखा जाए, अगर हम कुछ सालों पीछे जाएं, तो अर्थक्वेक बहुत ही कम लोग होते थे जिन्होंने फील किया होता था। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक हर एक बंदे ने महसूस किया है। तो आज हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है और अर्थक्वेक आने के क्या रीज़न है और अर्थक्वेक से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अर्थक्वेक जिन भी एरिया में मेन पॉइंट पर आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ तबाही जैसी मच गई। इंडिया में ज़्यादातर जगह पर अर्थक्वेक फील किया गया, बट उस फील के थ्रू ही कई जगह पर इंडिया में भी नुकसान हुआ। चलिए बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के अर्थक्वेक के बारे में। जी हाँ, नेपाल में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था और जो 3 नवंबर पे अर्थक्वेक आया था उसमें सबसे ज़्यादा नेपाल का ही लॉस हुआ था। वो 3 नवंबर का अर्थक्वेक इंडिया में तो फील किया गया था, पर उसका मेन पॉइंट था नेपाल, जाजरकोट जगह का पॉइंट। और नेपाल में उस अर्थक्वेक के थ्रू 3 नवंबर को बहुत भारी लॉस हुआ। 140 लोगों की डेथ हो गई है और अभी भी लोग इंजर्ड हैं और रेस्क्यू चल रहा है। लगातार लोग मिल रहे हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड थी 6.4, विच इज़ वेरी हाई। और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। तो रेस्क्यू का मिशन अभी तक चल रहा है और कुछ लोग घर के नीचे दबे हुए मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है, नेपाल की लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है इस अर्थक्वेक की वजह से। इन नेपाल अर्थक्वेक around 128 people were killed and dozen were injured. In Nepal, when an earthquake struck the western area, a Jajarkot was affected as it was a prone area for earthquake point, and there were like houses collapse and buildings also collapse. This was the biggest loss in Nepal. And as far as neighboring country like India were also affected. That's why India also feel the earthquake on 3rd November in the night. Rescue work was hampered as roads to the hilly area were blocked by landslide in many places. It took the search team longer to reach the affected areas as the roads were blocked too. If we see the record of India, then in India hit by 10 earthquake in first quarter of 2023, which is the biggest record as earthquake in India. And the last earthquake felt in India as on 6 November 2023. अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इंडिया में 2023 में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं और मैग्नीट्यूड भी हाई है, जिसकी वजह से छोटा मोटा लॉस हम लोगों को झेलना पड़ता है। जैसा कि आपने नेपाल में देखा, क्योंकि वो अर्थक्वेक का प्रॉन एरिया था, इस वजह से वहाँ के लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। और इंडिया में उस पर्टिकुलर प्रॉन एरिया का फील किया, जिस वजह से छोटा मोटा लॉस इंडिया में भी हुआ। इतना मुश्किल होता है जब कभी नेचर में ऐसा डिज़ास्टर आ जाता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो हो या अदर डिज़ास्टर। ये सारे ही लोगों को हिलाकर रख देते हैं, उनकी जीवन को हिलाकर रख देते हैं।
साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रकृति से भी खिलवाड़ होता है, जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे इसी से रिलेटेड जानकारी पर। तो जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के नॉर्थ इंडिया एरियाज के बारे में, स्पेशली जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम एंड गुजरात। ये प्रोन एरियाज है अर्थक्वेक के। तो अब हम अर्थक्वेक के बारे में जानने वाले हैं कि वो किन किन एरियाज में ज्यादा महसूस होते हैं। वैसे तो अर्थक्वेक आने के बहुत से कारण हैं, पर अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जिसके अंदर आता है अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग, जिसमें आपने देखा होगा कई बारी बिल्डर्स ज़मीनें खरीद लेते हैं, जो ज़मीन उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और उन पर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, पर उनका फोकस उस पर नहीं होता है कि क्या वो जगह अनएप्रोप्रिएट है फॉर दी कंस्ट्रक्शन, क्या उस जगह पे कंस्ट्रक्शन करना नेचर के लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि इस जगह पर बिल्डिंग बनाने से कितना प्रॉफिट होगा। इसी तरीके के बहुत अननेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं अर्थक्वेक की, जिसके अंदर हम चर्चा करते हैं पहाड़ों को काटना, वहाँ पर रास्ते बनाना, रोड्स निकालना, और तो और सुख सुविधाओं के लिए पहाड़ों जैसे एरिए और प्लेन एरियाज पर सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण करना। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है अर्थक्वेक का। मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए या कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन करने से अर्थक्वेक आता है, नहीं, पर कौन सी जगह कंस्ट्रक्शन के लिए करेक्ट है और कौन सी जगह को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। पर आज की डेट में कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया गया। जैसा कि अभी पहाड़ी एरियो में कितनी सारे प्रॉब्लम्स आए, लैंडस्लाइड हुए, फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स आई, तो वो सब कारण यही है कि हम लोग नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। इस चीज़ में हम ये कारण भी कह सकते हैं कि शायद हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, पर हमें कंस्ट्रक्शन करने से पहले या उस जगह को छेड़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि क्या ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हम अननेचुरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो वी हैव टू चेक दैट वेयर वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन, इज इट अ एप्रोप्रिएट प्लेस टू कंस्ट्रक्ट, और वी शुड नो अबाउट unappropriate planning for construction. चलिए जानते हैं कुछ पुराने रिकॉर्ड्स 2023 के। तो फर्स्ट में आया है नेपाल, जिसमें आया था अर्थक्वेक 3 नवंबर को 6.4 मैग्नीट्यूड से। तो चलिए अब बात करते हैं टर्की के बारे में। टर्की में आया था 2 जून को अर्थक्वेक, जो कि आया था 7.8 मैग्नीट्यूड से। राइट, और उसके बाद आया था फ्लड ब्राज़ील में 11 अक्टूबर को, जिसमें बहुत भारी नुकसान ब्राज़ील को झेलना पड़ा था। उसके बाद फ्लड आया यमुना फ्लड, जो कि दिल्ली में आया था 9 जुलाई को। उसने भी तबाही मचा दी थी, सब लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए थे। उस भारी बारिश के कारण यमुना का स्तर डेंजर से भी ऊपर चला जा रहा था। इसका तो सभी को पता होगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चित भी रहा था, ख़ास तौर से दिल्ली को लेकर के। उसके बाद आया था फॉरेस्ट फायर, जो कि आया था चैल में 30 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक। ये हाई टेम्परेचर की विंड चली थी, जिसने 4,30,000 हेक्टेयर एरिया को इफेक्ट किया था। उसके बाद अर्थक्वेक आया था मोरक्को में, जिसका मैग्नीट्यूड था 6.8। उसने भी मोरक्को के एरिया को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाई थी। प्लैनेट, पृथ्वी एक प्लैनेट है जो कि मिलकर बनी है
बहुत सारे लेयर्स से। साइंटिफिकली देखा जाए तो उसका डिवीज़न किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट, उसके नीचे की लेयर होती है मेटल, उसके नीचे की लेयर होती है आउटर कोर एंड देन आता है इनर कोर। अब अगर हम बात करें तो क्रस्ट छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना है। वो छोटे छोटे पीसेस एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं और उनकी जो एजेस हैं, जब वो एजेस आपस में कुछ हलचल करती हैं तो वो एक दूसरे से टकराती हैं और उस हलचल से जो रिजल्ट आता है उसको हम भूकंप कहते हैं। अब बात आती है कि भूकंप के कुछ मेन पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट, जैसा कि अभी हमने बात की थी, बहुत सारे एरिया इफेक्ट हुए थे, वो मेन पॉइंट होते हैं। तो जो क्रस्ट प्लेट्स होते हैं उनको हम टाइटोनिक के नाम से जानते हैं। जब वो टाइटोनिक हलचल करते हैं तो वो भूकंप के रूप में बाहर आते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम उन क्रस्ट में जो एजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एजेस ही प्रॉन एरियाज या मेन पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। और पृथ्वी के नीचे होता है मैग्मा। जब वो मैग्मा अपना बड़ा रूप धारण कर लेता है तो वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। ये बातें तो हो गई पृथ्वी के स्ट्रक्चर की, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? तो वही हम बताना चाह रहे थे कि जब हम कोई अनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ जैसे खुदाई, बहुत गहरे ऐसी जगह पे खोदना जहाँ पर पर्टिकुलर वो एजेस जुड़े हुए हैं, उस जगह पर हम अगर ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे या उनको बहुत ज़्यादा टच करेंगे तो डेफिनेटली उनमें हलचल भी होगी और वो हलचल भूकंप के रूप में आती है, क्योंकि जब वो एक दूसरे से श्रिंक होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उसमें डिजास्टर पैदा कर देते हैं और तभी आता है अर्थक्वेक। और जब मैग्मा अपना रूप गर्म ज्वालामुखी और लावा के रूप में धारण करता है तो वो लेकर आता है ज्वालामुखी। Burning of fossil fuels, high temperature and change weather. So friends, बहुत सारे लोग फ्यूल जलाते हैं, उससे स्मोक बढ़ता है। और आपको एक और चीज़ पता है कि ताजमहल कौन से कलर का था पहले? वाइट कलर का। अब वो धीरे धीरे येलो होने लगा है। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से, एसन की वजह से, जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रहा है। Name El Niño, Spanish for the blessed child. Nowadays, when sea surface temperatures in the equatorial Pacific Ocean rise 0.5 degrees Celsius over their historic average for 3 consecutive months, and once atmospheric conditions and rainfall patterns shift accordingly, scientists officially declare an El Niño. एल नीनो की वजह से ओशंस में वेव्स बन रही, उनका हाई टेम्परेचर हो रहा है और स्पेशली पैसिफिक ओशन। इसकी वजह से बहुत रिस्क टेंसेस हो रहे हैं नेशनल डिजास्टर्स के। Why is this excessive greenhouse effect happening? Well, we humans are to be blamed. Look at our bustling cities, the tall buildings, industries, vehicles, homes, computers, TVs, ACs, and refrigerators. I mean, we've made some amazing inventions. But all of this requires a great amount of energy. And we get this energy by burning fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas. Now, the smoke that rises from this burning contains carbon dioxide, which rises up in the air. Over the years, all this carbon dioxide has accumulated in the atmosphere. And as carbon dioxide is a greenhouse gas, more carbon dioxide caused more greenhouse effect. As a result, the Earth's average temperature started to increase. Our Earth started warming. This heating of the Earth because of increased greenhouse effect is called global warming. बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो बहुत ही टेंशन का टॉपिक है। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, जिसके अंदर पृथ्वी के
ऊपरी सतह का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, ग्रीन हाउस की एक्टिविटीज़ लाइक गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म कर रही हैं पृथ्वी की ऊपरी त्वचा को। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मैटर बन चुका है, आपको पता ही होगा आदित्य L1 जो अब सन पर जा चुका है, उसमें भी यही पता लगाया जा रहा है कि ऐसी क्या गैसेस है सन पर जो हमारी पृथ्वी की सतह को बहुत ज़्यादा हीट पहुंचा रही हैं। ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग होने का पता लगाने के लिए रिसर्च पर गया हुआ है। और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग अब एक बहुत बड़ा डिजास्टर का रूप ले चुका है। अंटार्कटिका इतनी ज़्यादा ठंडी जगह है, इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जगह, और उस पे भी ग्लोबल वार्मिंग ने इफेक्ट डाल दिया है। क्योंकि अंटार्कटिका में जो आइस है वो भी मेल्ट हो रही है, उसका कारण माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अंटार्कटिका -डिग्री में आता है, और अगर ऐसे एरियाज पर ग्लोबल वार्मिंग असर डालेगा तो नॉर्मल एरियाज का क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हमने जाना कैसे भूकंप आता है, क्या कारण है भूकंप आने के, और कुछ रिकॉर्ड्स पिछले जिसमें देखा गया कि भूकंप अभी जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना ज़रूरी है हमें अपने प्लैनेट को सेव करना, इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक पर्सन के कोशिश करने से काम नहीं होगा, हमें यूनिटी की ज़रूरत है, हमें सोच की ज़रूरत है, हमें उस समझ की ज़रूरत है जिससे हम इन डिज़ास्टर पे रोक लगा सकें। हम सबको मिल के आगे आना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके की प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। लाइक अगर आप सोसाइटी में रहते हो या बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हो तो आपको जब भी अर्थक्वेक फील होता है तो कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स से आपको नीचे आ जाना चाहिए। जब अर्थक्वेक अपने ज़्यादा तेज़ी पे हो और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम जहाँ पर आप हैं उसी सिचुएशन में आपको खड़े रहना चाहिए, और अदरवाइज आप कहीं बैठ सकते हो सेफ एरिया पे। और जब भी अर्थक्वेक आता है तो आप लाइक डाइनिंग टेबल हो गया या बेड हो गया उसके नीचे भी जाकर बैठ सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और अर्थक्वेक आते टाइम अगर आप फैन के नीचे खड़े हैं या कोई भारी ऑब्जेक्ट आपके आसपास है लाइक अलमीरा हुई या अदर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फैंसी आइटम हुआ, सीनरी काइंड, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी टाइम पता नहीं चलेगा, वो कभी भी भूकंप की मैग्नीट्यूड तेज हो सकती है गति, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। और अगर आप अर्थक्वेक के टाइम किसी पुल पर खड़े हैं या किसी ब्रिज के पास खड़े हैं या किसी किनारे पे खड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आप बीच वाले एरिया में आ जाइए, क्योंकि किसी भी टाइम आपको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हार्म पहुंचा सकती है। प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और आराध्या, आराध्या ये भूकंप आ रहा है। हाँ मम्मा, देखिए फ्रेंड्स, हमने बोला था ना भूकंप आजकल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हमें तो यहाँ भी भूकंप फील होने लगा। ओ नो, बाय करो, बाय। बाय।